नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में होने वाले इलेक्शन और इंडी अलायंस के बीच मचे घमासान के बारे में। इंडी अलायंस जो कि मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने के लिए बना था, लेकिन वो एक दूसरे के पैर ही जमीन से उखाड़ते रहते हैं। जब से ये गठबंधन बना है हमने सभी राज्यों में देखा। अब दिल्ली की बारी है, तो दिल्ली में जो दो दल हैं, इंडी गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली में जो दो दल हैं, एक कांग्रेस है और एक आम आदमी पार्टी है। इनमें इस समय ऐसी सरफुटअव्वल चल रही है कि देखते ही बनता है कि ये गठबंधन जो इन्होंने बनाया था, ये मजबूती के लिए बनाया था या मजबूरी में बनाया था। तो साफ हो गया है कि ये मजबूरी में बना था, ये लालच का गठबंधन था। इसमें किसी तरीके की आपसी समझ सामंजस्य सम्मिलित नहीं थी। आज के ताजा घटनाक्रमों की अगर जो बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बता रही है। जो कांग्रेस है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती है और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की शिकायत लगाती है महिला सम्मान निधि की जो ये योजना लेकर के है, जिसको जो है फ्रॉड बताया जा रहा है। और इस पे हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि एक्चुअली जब आप जीत जाएंगे तब देंगे का क्या मतलब है। आप 10 साल से सरकार में, आपको पहले शुरू कर देना चाहिए, तो आपकी मंशा वहीं पे जाहिर हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको लेकर के वो संजीवनी योजना जो है आम आदमी पार्टी की, इसको लेकर के जो है संदीप दीक्षित जो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट न्यू दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाते हैं और इसके अगेंस्ट शिकायत करते हैं और जांच की मांग करते हैं। बात तो यहां तक पहुंच जाती है कि केजरीवाल पे और इनकी जो सीएम है आतिशी मारलेना, उन पे एफआईआर तक की नौबत आ जाती है। तो इंडी अलायंस क्यों बना, क्या है, कहां तक पहुंच सकता है, अगर धोखे धड़ाके से पहुंच भी गया तो कितनी देर तक वहां पे टिकेगा, हर स्टेप पे, हर कदम पे प्रश्न चिन्ह है। इसके उलट अगर जो हम देखते हैं, भाजपा का जो अलायंस है एनडीए, दूसरा जो अलायंस है देश में, भाई राजनीति में जो है उसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों में होना स्वाभाविक है। अब मैं आपको जो है 2 उदाहरण देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। नीतीश कुमार जी को एक बार लगा कि वो टॉप पोस्ट पे पहुंच सकते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने सभी राज्यों के जो क्षेत्रीय दल थे प्लस कांग्रेस के साथ में कई बैठकें की, कई मीटिंग की और सबको मिलाकर के इंडिया अलायंस बनाया। ये नीतीश कुमार की ही देन है इंडिया अलायंस। लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनको नेता स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है, उनको संयोजक का पद भी नहीं मिल रहा है, तो वो दौड़ के वापस अपने कुनबे भाजपा में आ जाते हैं। और आज वो जिस लेवल का सुकून और शांति महसूस कर रहे हैं, कोई उनके दिल से ही पूछ सकता है। तो महत्वाकांक्षा हो सकती है, लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर समझ जाते हैं कि क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। दूसरा उदाहरण लीजिए, हमने 2024 लोकसभा की बात की, अब हम 2019 एक लोकसभा और पहले जाते हैं। तो एनडीए के जो दूसरा घटक दल है यानी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो 2024 में जो प्रयास नीतीश कुमार ने किया, यही प्रयास 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने किया था। वो भी सभी राज्यों के क्षेत्रीय दलों से मिले, कांग्रेस से मिले और बीजेपी के अगेंस्ट एक गठबंधन बनाने की बात की। खैर उनकी फ्लाइट तो टेक ऑफ भी नहीं हो पाई, गठबंधन नहीं बन पाया, बहुत कोशिश की।
अंततः क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, अच्छा ये बात बताना आपको बहुत जरूरी है कि जब तक भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में सरकार चली, तो यही तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू एनडीए के कन्वीनर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द टेन्योर कहना चाहिए, और संयोजक रहे हमेशा के लिए। तेलुगु देशम पार्टी से भाजपा ने जो है लोकसभा अध्यक्ष का पद भी दिया था, उनका नाम था जीएमसी बाल योगी। तो ये एनडीए के घटक दल में थे, इनकी भी महत्वाकांक्षा जो है उफान मारती है, उड़ान मारती है, और ये भी प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में 2024 के चुनाव में हमने देखा ये कुनबे में लौट आते हैं। आज उनसे भी ज्यादा सुखी, सुकून और शांति में कोई नहीं। तो कई चीजें देखी जाती कि भाजपा के साथ जो आ गया, तो भाजपा सबको विस्तार का मौका देती है, और बॉसिज्म नहीं है भाजपा के अंदर कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा दल हूं और मेरे इशारे पे ही चलना होगा। एक आपसी सामंजस्य समझौता बनता है, क्योंकि भाजपा की नीतियां सबको पता है और भाजपा इस मामले में चूकती नहीं, वो अपनी नीतियों को स्पष्ट कर देती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जब 2024 में आए तो उनको ये स्पष्ट कर दिया गया था, देखो हम यूसीसी पे भी बात करेंगे, हम वक्फ बोर्ड पे भी बात करेंगे। तो ये स्पष्ट है, ये कोई अचानक से लेके आने वाली बात नहीं है। जितनी भी चीजें हैं ये पहले से स्पष्ट नहीं है, होनी है, और आपको हमारा साथ देना है और हम आपके साथ हैं। आप अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का विकास करिए, हम पूरे देश का विकास करेंगे, आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन देश के लिए जो बहुत आवश्यक मुद्दे हैं, जो देश की आजादी के बाद से ही लटके हुए हैं, उनका सॉल्यूशन हमें ही करना है और हम ही करेंगे, और करेंगे जरूर। दोबारा वापस आते हैं इंडी गठबंधन पे। तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ जो है एफआईआर भी हो गई। दिल्ली में अगर जो हम कांग्रेस की बात करें तो इनके जो दो बड़े चेहरे हैं, एक तो हम संदीप दीक्षित को आज कर लेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जो 3 टेन्योर की चीफ मिनिस्टर रही हैं शीला दीक्षित जी, उनके सुपुत्र हैं। अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं और सुलझा हुआ बोलते हैं। दूसरे जो नेता है कांग्रेस के, उनको अजय माकन जी हैं, वो भी काफी दिनों से जो है राजनीति में सक्रिय हैं, और उनका स्वभाव थोड़ा सा तेज तर्रार वाला है कांग्रेस की तरफ से। तो इस समय जो कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में 2 लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है, वो संदीप दीक्षित जी हैं और अजय माकन जी हैं। तो मैंने बताया संदीप दीक्षित जी सोच समझ के और जो है अच्छे लहजे में बात करने के जो है आदी हैं, और ठीक बोलते हैं। अगर जो तल्ख चीज भी बोलनी होती है तो ठीक लहजा, उनका लहजा कभी गलत नहीं जाता है। इसके उलट थोड़ा सा जो है जो अजय माकन जी जो है वो तेज तर्रार हैं। ठीक, अब इनकी बात हो गई। अब ये बात आती है कि केजरीवाल की परेशानी क्या है। तो केजरीवाल की परेशानी ये है कि जिन मुस्लिम वोटों के सवारी करके ये 2 बार सत्ता में आए, अब वहां पे भी इनको परेशानी है। जहां से इनके अमानतुल्लाह लड़े थे और जीते, और वो जो है वक्फ बोर्ड के जो है दिल्ली के वो चेयरमैन बने। वक्फ बोर्ड जो है वो दिल्ली के इमामों को तनख्वाह देता है, सैलरी देता है, उनकी करीब 25 इमाम हैं, और 17-18 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली। यानी ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है कि उनको सैलरी मिले, उनको वेतन दिया जाए। हम पहले भी देखते आए हैं कि सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है, अब इमामों को सैलरी नहीं मिली। उन्होंने बहुत बार अरविंद केजरीवाल से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। यानी अरविंद केजरीवाल उनसे मिलना नहीं चाहते, उनको टालते हैं। तो मुस्लिम्स भी जो है वो नाराज हैं। सच में अगर जो देखा जाए तो ये वही बात होती है, कोई किसी से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होता है, तो ऐसे मुस्लिम्स भी हैं। वो कांग्रेस के ही कोर वोटर्स हैं, लेकिन पूरी तरीके से संतुष्ट कोई किसी से नहीं होता है। तब उन्हें जब विकल्प दिखता है तो वो विकल्पों की तरफ भागते हैं, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी उन्हें दिखी थी।
लेकिन उसका कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे करके सारा खुल चुका है। अब अरविंद केजरीवाल को इस चीज का डर है कि मुस्लिम वोट छिटक के जो है कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, और ऐसा संभव भी प्रतीत हो रहा है इस बार के चुनावों में। अच्छा, एक और खिलाड़ी इस बार दिल्ली के मैदान में है भाई, वो है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने तो एकदम जो है नया खेल ही शुरू कर दिया है। दिल्ली के दंगों में जो अभियुक्त हैं, जो सजा याफ्ता हैं, उनको वो अपनी पार्टी से टिकट दे रहे हैं। एक शाहरुख खान करके लड़का था जिसने जो है पुलिस वालों पे पिस्टल तानी थी, और एक ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों का जो है मास्टरमाइंड था, इनको ये टिकट दे रहे हैं। तो ओवैसी भी इसी तरीके के काम में लगे रहते हैं, यानी मुस्लिम वोट जो है वो जहां यूनिफाइड हो रहा था और उसको डिवाइड कर देते हैं। हम ये चर्चा बाद में करेंगे कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए ये कहां तक उचित है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को टिकट दिया जाए। इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम इंडिया अलायंस पे टिकते हैं। सॉरी। तो ये हालत है। तो दिल्ली के इलेक्शंस होने वाले हैं 2025 में। अगर जो दिल्ली के इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल अभी तक रेवड़ी और जबाग दिखा दिखा करके 2 बार जीतते रहे हैं, पहली बार जब जीते थे तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अन्ना आंदोलन की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्होंने उसको इनकैश किया। हमें भी लगा था कि हम भी देख रहे थे कि कुछ उनको सीट्स आ जाएंगी, लेकिन 28 सीट्स आ गई और बीजेपी की 31 थी। किसी को उस समय जो है मेजोरिटी नहीं मिली थी। मैं 2013 विधानसभा की बात कर रहा हूं दिल्ली के। तो दोबारा चुनाव कराने पड़े थे। अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस की मदद से 49 डेज तक चीफ मिनिस्टर रहते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनने की लालच में इस्तीफा दे देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट वाराणसी से चुनाव लड़ जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। ये एक बात हुई। एनडी अलायंस क्यों बना? अगर जो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है टक्कर लेनी है, उनको हराना है, तो एकजुटता जरूरी है। लेकिन एकजुटता तो तब हो जब एक मत हो। एकजुटता तो तब हो जब आप आपस में इस तरीके की एक सामंजस्य हो कि किसी को कुछ ज्यादा कम मिल जाए तो संतुष्टि से बैठ जाओ, क्योंकि आपका मेन ध्येय यह है कि मोदी को हटाना है। लेकिन हर इंसान जो है उस बंदर बाट में सबसे ज्यादा छीन के भागने के चक्कर में, और जहां जिस पार्टी को लगता है, जिस राज्य में कि यहां मेरी स्थिति मजबूत है, वो बाकी गठबंधन के बाकी दलों को एकदम किनारे लगा देता है। तो गठबंधन धर्म ये इस तरीके से तो चल नहीं सकता है भाई। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हुए, जो है उमर अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कांग्रेस को कुछ सीट्स दी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी जो है कश्मीर में आकर के इलेक्शन करें, कैंपेन करें। उनका कहना था भाई यहां के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं, आपको कुछ करना है तो जम्मू हिस्से में करिए जाकर के, क्योंकि उनको पता था कि राहुल गांधी के कश्मीर में कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। भाई यूपी में इलेक्शन हुए, समाजवादी पार्टी वहां पे मजबूत है। भाई अपने इंडिया अलायंस के बीच की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया अलायंस के दो जो यहाँ पे मेन पार्टियां हैं, कांग्रेस और सपा, उसमें से सपा मजबूत है। वो 9 की 9 उपचुनाव जो है वो अकेले लड़ती है। इसी तरीके से यहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लगा कि मैं मजबूत हूं, तो कांग्रेस से इलेक्शन जो है यहां पे कोई तालमेल नहीं करना चाहते। ठीक इसी तरीके से हरियाणा में हुआ। हरियाणा में कांग्रेस को लगा कि मैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा हूं, तो उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल की आपसे हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं किया। तो इस तरीके का गठबंधन जो कि पूरी तरीके से मौका परस्ती है, अवसरवादिता है, लालच से भरा हुआ है, और उसमें देश हित, जनहित, राज्य हित कुछ भी शामिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लालच है, सत्ता की लालच है। और सत्ता की लालच किस लिए? अगर जो ऐसे लोग सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? सत्ता का भोग करेंगे, जनता की चिंता नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था कहां जा रही है, उस राज्य की जो है अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? ना कानून व्यवस्था की चिंता, ना राज्य की अर्थव्यवस्था की चिंता। और इन्हें पता है वो जितने दिन तक रहेंगे अपना भोग करके सत्ता का और चले जाएंगे, वो राज्य जितने कर्जे में डूब जाएगा, उसके बाद आगामी जो है
जो भी चुन के आएगी सरकार उसने उसका बोझ ढोना है। इसीलिए ये नेता क्या करती हैं, ये पार्टियां क्या करती हैं, ऐसे उल जुलूल वादे करती हैं कि ये दे देंगे ये दे देंगे। वो तो वादे करते समय एक बार गणित भी नहीं लगाती हैं, कैलकुलेशन तक नहीं करती हैं कि इतना देने में राज्य के बजट का कितना हिस्सा चला जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है राज्य का जितना बजट है उससे ज्यादा का ये वादा कर जाते हैं। भाई ये देंगे कहां से? कोई इंसान जो हो गया, कोई परिवार हो गया, किसी भी तरीके की यूनिट इकाई आप ले लें, जितना वो कमाता है उसी में से तो खर्च कर सकता है। जितनी आपकी कमाई है उससे 4 गुना खर्च करेंगे तो वो पैसा लाएंगे कहां से? जनता ये बात समझती नहीं है और इसका ये सारे के सारे लोग फायदा उठाते। तो जिस तरीके का जो है एक सरफुटबल चालू है, जिस तरीके का घमासान चालू है इंडी अलायंस के लोगों में, वो देखने वाली बात है। हाँ, केजरीवाल की मैं बात भूल गया। केजरीवाल का कहना यह है कि मैं इंडी अलायंस के घटक दलों से बात करूंगा कि कांग्रेस को इंडी अलायंस से बाहर कर दो। तो अब पहली बात तो ये बचकानी सी बात लगती है, जैसे बच्चे लड़ रहे हों। और दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की इंडी अलायंस में इतनी बड़ी हैसियत तो नहीं है कि इनके कहने से सारे के सारे राजनीतिक दल जो है और सारे घटक दल कांग्रेस को बाहर कर दें। और पहली बात, किसी को बाहर करना और किसी को अंदर करना, ये इंडी अलायंस जो है उसका कोई एक आधार नहीं है, उसका एक जो है एक विचारों का आधार नहीं है। वो लालच की वजह से आपस में आए हैं। और बाकी हमारे देश में तो जो है ये 2-4 बातें आप कह दो और उसके बाद सारे के सारे एक हो जाओ। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की बात कर लो और इसके अलावा जो है बेरोजगारी, महंगाई। भाई पूरी दुनिया में या जब भी कोई सरकार रही हो या जब भी आगे कोई सरकार रहेगी किसी भी देश में, तो महंगाई का मतलब जो चीज कल 10 रुपए थी आज वो 11 रुपए में है, 2 महीने बाद 12 में होगी, 2 साल बाद वो 14 में होगी, 20 साल बाद वो 40 में होगी। तो भाई इसी तरीके से इंसान की आमदनी भी बढ़ती है, इसी तरीके से महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत तेज गति से नहीं बढ़नी चाहिए। तो महंगाई का मुद्दा कभी भी उठाया जा सकता है। रोजगार की बात हो गई, हर कंपनी जो है पढ़े लिखे नौजवान ढूंढ रही है कि मिले, हर जगह वैकेंसी है, लेकिन इतने स्किल्ड और इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी अच्छी डिग्री के साथ अच्छी नॉलेज, अच्छी योग्यता, वो सिंसियरिटी, वो विद्वता, वो सुपीरियरिटी, वो एक्सीलेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे देश को काम करने की जरूरत है कि वो एक्सीलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। बाकी तो मैंने यहां भी देखा है कि कोई 10वीं 12वीं 8वीं पास चला आता है, वो कहता मोदी जो है वो बेरोजगारी उन्होंने फैला रखी है, नौकरी नहीं देते। फिर उससे पूछा जाए भैया आपने किया क्या है, क्या पढ़ाई की है, तो कहता है 10वीं पास हूं। अच्छा 10वीं पास का मतलब वो 15-16 साल का बच्चा नहीं, वो 27-28 साल का युवक है। ये मैंने खुद उनसे इंटरव्यू किया हुआ है। तो मैंने कहा आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आप लोग आपको कौन सी नौकरी चाहते हैं आप, और क्यों कोई नौकरी रखेगा? आप किसी से कोई काम कराना चाहेंगे, आप जो है आपके घर में कोई काम चल रहा है, आप घर बनवा रहे हैं, जिस मिस्त्री को भी रखेंगे, जिस लेबर को भी रखेंगे, जो बड़ा अच्छा काम कर लेगा उसको आप रखेंगे। तो आप भी अगर जो अच्छा काम करने के जो है काबिलियत रखते हैं तो जो है कंपनियां आपको रखेंगी, या जो भी संस्थान है वो आपको रखेगा। लेकिन आप 10वीं 12वीं की पढ़ाई के साथ आपको क्या मिल जाएगा? और फिर इसकी सरकार क्या चिंता करे, आप कौन सा आपको जो है ऑफिसर का पद दे दे? भाई बेरोजगार ना रहने के लिए आपको क्या करना है? आप दुकान खोल सकते हैं, अपना कोई बिजनेस खोल सकते हैं, बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। लेकिन आप रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं तो ये गलत है। या तो फिर अच्छी बात है, सभी को जो है सरकारी नौकरी में भी जाना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन उस लेवल की योग्यता, उस लेवल की शिक्षा लेकर के आए। विषयांतर हो गया। खैर, तो इंडी अलायंस में जो है घमासान है, ये वास्तव में जो है देखते हैं दिल्ली का जो चुनाव होगा वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे आगे कैसे कैसे दिन और कैसे कैसे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में।
कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे भारत।